हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल ज्योग्राफी विद उषा मैम। जो आज का अपना टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है। पहले दो वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं अपन। उसमें अपन ने देखा था कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा, उसका क्षेत्र, प्रकृति क्षेत्र वगैरह सारी चीज़ें करी थी। उसकी कुछ विधियाँ भी थी। तो ये लास्ट टॉपिक है, इसी जो अपना ये लेसन है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। आर्थिक भूगोल का अर्थशास्त्र एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध। इसमें देखिए, आर्थिक भूगोल प्राकृतिक वातावरण तथा मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। अतः आर्थिक भूगोल का संबंध विज्ञान की दोनों शाखाओं, प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से है। लेकिन यहाँ हम आर्थिक भूगोल के अर्थशास्त्र एवं सामाजिक विज्ञान की अन्य शाखाओं से संबंध का अध्ययन करेंगे। तो पहला है इसमें आर्थिक भूगोल एवं अर्थशास्त्र। तो बार बार पीछे वाले पे भी अपन ने किया था कि आर्थिक भूगोल क्या होता है। जो इनकम सोर्स होती है, जो क्रियाकलाप होते हैं मानव के, उससे जो इनकम सोर्स होती है वो किसके अंडर में आते हैं? सारे के सारे आर्थिक भूगोल के अंडर में आते हैं। तो इसके साथ संबंध अर्थशास्त्र का क्या है? देखो, आर्थिक भूगोल और अर्थशास्त्र के बीच इतना घनिष्ठ संबंध है कि कभी कभी इनमें अंतर करना भी, जो अंतर हम करते हैं वो स्पष्ट करना भी कठिन हो जाता है। और इन दोनों शास्त्रों में भिन्नता विषय वस्तु की नहीं बल्कि अध्ययन के दृष्टिकोण में है। तो अर्थशास्त्र में क्या करते हैं हम? किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? अर्थशास्त्र में वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग का अध्ययन करते हैं। यही हम आर्थिक भूगोल में भी ये करते हैं। इसीलिए इसमें बताया गया है कि इसमें कई बार स्पष्ट करना, घनिष्ठ इतना अंतर होता है कि पता नहीं चलता ये अर्थशास्त्र है या आर्थिक भूगोल है। तो जबकि आर्थिक भूगोल इन आर्थिक क्रियाओं की प्रादेशिक भिन्नता का अध्ययन करके प्राकृतिक वातावरण के संदर्भ में करता है, और आर्थिक भूगोल का दृष्टिकोण वैज्ञानिक होता है, जबकि अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण कैसा होता है? समस्यामूलक होता है। तो यह दोनों विषय एक दूसरे के पूरक कहे जा सकते हैं और इसमें परस्पर आदान प्रदान होता रहता है। आर्थिक भूगोल प्राकृतिक परिस्थितियों का अवलोकन करके आर्थिक विकास की मूलभूत संभावनाओं पर विचार करता है, परंतु अर्थशास्त्र आर्थिक क्षेत्र की समस्याओं को लेकर चलता है और प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों में उनका समाधान करता है। और इस प्रकार आर्थिक भूगोल प्राकृतिक परिस्थितियों से आरंभ करके आर्थिक क्रियाकलाप की ओर अग्रसर होता है, जबकि अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाकलापों से आरंभ करके प्रचलित परिस्थितियों की ओर दृष्टि डालता है। इसके बाद आपका आर्थिक भूगोल का और राजनीति शास्त्र का क्या संबंध है? सभी देशों में अर्थनीति तथा राजनीति का अंतर संबंध स्पष्ट दिखाई देता है। विश्व के अनेकों देशों में राजनीति विवादों का मूल आधार आर्थिक समस्याएं ही होता है। किसी भी देश की राजनीति वहाँ की अर्थव्यवस्था पर आधारित होती है। इसके विपरीत किसी भी देश की राजनीति विचारधारा उनकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। उदाहरण लिए अपन तो देखो, पूंजीवादी जो देश होते हैं उसमें अर्थव्यवस्था सभी आर्थिक क्रियाएं व्यक्तिगत स्वामित्व के रूप में होती हैं, जबकि साम्यवादी देशों की अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? राजकीय स्वामित्व के रूप में की जाती हैं। आर्थिक भूगोल और इतिहास जो पीछे का है, आपको पता है इतिहास में क्या पढ़ते हैं हम? बैक की सारी हिस्ट्री हम पढ़ते हैं। तो बैक में अपना जो आर्थिक भूगोल है उसमें हम क्या करते हैं, देखते हैं। चलिए, जो भूगोल और इतिहास का चोली दामन जैसा संबंध है। कैसे? देखो, भूगोल स्थान का विज्ञान है, कोई भी स्थान है उसका विज्ञान है भूगोल, जबकि इतिहास क्या है? समय का विज्ञान है। जो पीछे समय बीत चुका है उसका हम अध्ययन किस में करते हैं? इतिहास में करते हैं। तो किसी भी क्षेत्र का वर्तमान आर्थिक विकास वहाँ पर अतीत में होने वाले घटनाक्रमों पर निर्भर करता है कि पीछे क्या हुआ था, वो देखना पड़ता है। तो पीछे कितने उसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, कैसी नहीं थी, उसके अनुसार ही हम आगे का समझ सकते हैं कि आगे के अगर पीछे इतनी है तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में ये होगी। तो मनुष्य की वर्तमान आर्थिक क्रियाएं तथा भविष्य की योजनाओं के लिए भूतकाल का ज्ञान होना क्या है? अति आवश्यक है। पीछे का ज्ञान होगा तभी तो हम आगे का अनुमान लगा सकते हैं। इसके बाद नंबर 4 है आर्थिक भूगोल और मानव विज्ञान। तो मानव विज्ञान किसी प्रदेश के निवासियों की शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का अध्ययन करता है। क्या होता है मानव भूगोल?
किसका अध्ययन करता है, प्रदेश के जो निवासी हैं वहाँ की शारीरिक यानी अपने शरीर की संरचना, अपना मानसिकता कैसी है, उनकी विशेषताओं का क्या क्या विशेषताएं हैं, उनका अध्ययन करता है। और इसके साथ ही उसके खान पान का, रहन सहन का, वेशभूषा का, समाज आदि का भी अध्ययन किया जाता है। सभी पहलू मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं से संबंधित हैं, अतः आर्थिक भूगोल एवं मानव विज्ञान में भी घनिष्ठ संबंध है। इसका अपन एक एग्जाम्पल ले लें, अपना हरियाणा का ले सकते हैं। तो हरियाणा की क्या कल्चर है, क्या संस्कृति है, क्या रहन सहन है, जैसे ज़्यादातर सूट सलवार का रहन सहन है, खाना पीना दूध दही का खाना पीना है। तो अगर हम यही यही चीज़ अगर राजस्थान में जाते हैं तो वहाँ कुछ चेंज मिलेगा, अगर तमिलनाडु में जाते हैं तो वहाँ चेंज मिलेगा, और आप अगर ऊपर की तरफ जम्मू कश्मीर में जाओगे तो वहाँ खान पान, वहाँ की वेशभूषा सब कुछ अलग मिलेगा। तो वो हम किसके अंतर्गत करते हैं, अध्ययन मानव विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद आ जाता है इसमें जो आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, इसका महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है इसकी। तो ये भी कई बार आ जाता है कि आर्थिक भूगोल की अर्थ प्रकृति बताएं और इसका महत्व बताएं। तो महत्व में आपने सोच लेना जो आर्थिक भूगोल के अंडर कौन कौन से अभी अपन ने पढ़े थे कि किस किस के साथ संबंध है, क्या क्या हम करते हैं। तो वही सारी चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल करें कि देखो आर्थिक भूगोल में हम अगर स्टार्टिंग से गांव के लेवल से चलते हैं तो गांव के लेवल में देखो पशुपालन भी आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आता है। जो आपकी क्रियाकलाप है, कोई भी क्रियाकलाप है, अभी अपन सेकंड लेसन में चलेंगे तो उसमें प्राथमिक क्रियाकलाप, सेकेंडरी, ये सारी की सारी अपन डिस्कस करेंगे। तो प्राथमिक में अपने गांव से रिलेटेड आते हैं, इसमें पशुपालन आ जाता है, मत्स्य पालन आ जाता है, और आपका जो कृषि आती है वो प्राथमिक में आती है। तो कृषि से रिलेटेड जो भी होंगे वो आपके ये सारे के सारे इसमें महत्व चलते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप। चलो एक बार देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। देखो आर्थिक भूगोल को एक गत्यात्मक विषय माना जाता है, जिस कारण इसका महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और इसके अध्ययन से संसाधनों के समुचित उपयोग के लिए मानव की क्षमता बढ़ती है। और भारत जैसे विकासशील देश के लिए तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि इसके अध्ययन से विकास की संभावनाओं वाले क्षेत्रों का आसानी से पता लगाया जा सकता है। तो विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक भूगोल का जो महत्व है वो इस प्रकार है। पहला किसके ऊपर है, कृषि का क्षेत्र। देखो एक किसान को आर्थिक भूगोल के ज्ञान से यह ज्ञात हो जाता है, आर्थिक भूगोल यानी इकोनॉमिक ज्योग्राफी से क्या नॉलेज हो जाती है, एक किसान को कृषि करेगा, एक किसानी करेगा तो उसको क्या क्या होते हैं। देखो विभिन्न भागों में किस किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, कौन सी फसल के लिए किस प्रकार की मिट्टी और धरातल उपयुक्त होते हैं, विभिन्न भिन्न भिन्न फसलों के लिए किस प्रकार की जलवायु अनुकूल होती है, किस प्रकार की जमीन में किस प्रकार की खाद दी जानी चाहिए, देश को किन वस्तुओं की अत्यधिक आवश्यकताएं हैं, देश में किन व्यापारिक वस्तुओं की मांग अधिक है और देश उनसे कैसे अधिक लाभ उठा सकता है, देश में कृषि संबंधी शोध कहाँ कहाँ किए जाते हैं, कृषि के ढंगों में किस प्रकार के सुधार किए जा सकते हैं। तो कृषि के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं आपके आर्थिक भूगोल में, ये सारी चीज़ें आर्थिक भूगोल में हम पढ़ते हैं, जिससे किसान को ये सारी नॉलेज हो जाती है। इसके बाद में औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र में क्या है, आर्थिक भूगोल के ज्ञान से क्या पता चलता है कि उसके उद्योग के लिए सस्ते दामों पर कच्चा माल किस क्षेत्र में मिल सकता है, प्रस्तावित उद्योग के लिए सस्ते या कुशल श्रम शक्ति के साधन, परिवहन, बाजार की सुलभता या नहीं। अतः उद्योगपति के लिए आर्थिक भूगोल को का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक होता है। कोई भी फॉर एग्जांपल हम कोई भी चीज़ डालें, अगर हमारे पास कोई भी इनकम सोर्स है, हम सोचें कि कहीं अपन को फैक्ट्री लगानी है या कहीं उद्योग लगाना है, तो वो उद्योग का जो सारा का सारा नॉलेज है आर्थिक भूगोल में ही है, उसी से हमें पता चलेगा। जैसे हम कोई नया उद्योग लगाना चाहते हैं तो वो उद्योग का कच्चा माल कहाँ होगा, हम वहीं पे उद्योग लगाएंगे। तो कच्चा माल इसका कहाँ होता है, कहाँ पे बनता है, और मार्केट में पहुँच कहाँ तक जाएगी। तो सारी चीज़ों का अध्ययन करके ही हम लगा सकते हैं, एक उद्योग लगा सकते हैं कि यहाँ पे सस्ता सुलभ रहेगा, यहाँ पे हमें प्रॉफिट होगा। अगर ये चीज़ों का नॉलेज नहीं है तो उसके पास बेशक पैसा हो, बहुत सारा पैसा होगा, लेकिन ये सारी नॉलेज नहीं होगी तो वो उसमें प्रॉफिट की जगह उद्योगों में क्या हो जाएगा, लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो इसका ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है कि कहाँ हम इंडस्ट्री लगा सकते हैं, उद्योग लगा सकते हैं, जहाँ कच्चा माल होगा, श्रम सस्ता मिलेगा, और पहुँच, क्योंकि जो भी माल बनेगा वो मार्केट में जाएगा, तो मार्केट भी आसपास में होना ज़रूरी है। सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सारी की सारी नॉलेज आपको आर्थिक भूगोल से मिलती है। तो मज़दूरों के लिए महत्व, देखो मज़दूरों के लिए तो महत्व है ही है।
आर्थिक क्रियाकलाप क्या होते हैं, जो भी हम सोर्स, इनकम सोर्स कोई भी हो, वो कोई भी, चाहे मजदूर है, चाहे वो थोड़ा बड़ा मजदूर के बाद में चाहे कोई भी है, वो आप इंडस्ट्री में लगा सकते हो, या फिर आप कोई भी जॉब करता है जॉब में लगा सकते हो, या भी कोई कृषि करता है, कोई भी इंसान आर्थिक क्रियाकलाप करता है तो उससे इनकम सोर्स आता है, उसी से वो अपने भोजन, कपड़ा और जो मूल उनकी आवश्यकताएं होती हैं, आश्रय, ये सारी चीज़ें खरीद सकता है। तो देखो, आर्थिक भूगोल के ज्ञान में श्रमिकों को इस बात का ज्ञान हो पाता है कि किस प्रदेश में कृषि, खनन, उद्योग के क्षेत्र में श्रम की आवश्यकता है, और श्रमिक अपनी योग्यता के अनुकूल श्रम का चुनाव करके अपनी आजीविका कमाने में समर्थ होते हैं। और दिल्ली तथा इसके उपनगरों में उद्योगों का विकास काफ़ी विकास हुआ है, अतः देश के लगभग हर कोने से यहाँ पर औद्योगिक श्रमिक एकत्रित हो गए हैं। और पंजाब भारत का बहुत ही उन्नत राज्य है, और यहाँ पर भी अत्यधिक संख्या में श्रमिक देश के विभिन्न भागों में आकर कृषि तथा उद्योग में श्रम प्रदान करते हैं। तो मजदूरों को पता चलता है कि कहाँ उद्योग ज़्यादा है, कहाँ काम ज़्यादा है, ताकि हम वहाँ जाके अच्छी अर्निंग कर सके। ये सारा ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? आपके आर्थिक भूगोल से। इसके बाद में व्यापारियों के लिए, तो व्यापारियों के लिए महत्व तो मस्ट है ही है। किसी विशेष वस्तु की मांग कुछ क्षेत्रों में अधिक होती है, व्यापारी को सारी चीज़ें, सारी नॉलेज होती है, वो भी आर्थिक भूगोल के अंडर में ही आती हैं सारी की सारी। कहाँ पे कौन सा माल सही है, जैसे किस माल की कहाँ पे डिमांड होगी, व्यापारी को पता होगा कि हाँ यहाँ डिमांड ज़्यादा है, तो व्यापारी क्या करेगा, उस माल को उसी क्षेत्र में बेचेगा। तो देखो, कुछ अन्य क्षेत्रों में उस वस्तु की प्रति चिंता में, ये थोड़ा सा इकट्ठा हो गया एडिटिंग में, पता नहीं चला इसमें। तो देखो, आपूर्ति होती है, और यदि व्यापारियों को मांग और आपूर्ति के क्षेत्र की सूचना मिल जाए तो वह अधिक आपूर्ति वाले क्षेत्रों में माल खरीद कर मांग वाले क्षेत्रों में क्या करेगा, बेच देगा और अधिक लाभ कमा सकेगा। उदाहरण, अगर देखो, भारत में चाय है, पटसन है, गरम मसाले अधिक मात्रा में उत्पादित होते हैं, इन वस्तुओं की मांग अत्यधिक मात्रा में रहती है, और भारत में इन वस्तुओं का इंग्लैंड को निर्यात किया जाता है। इसके विपरीत इंग्लैंड से निर्मित वस्तुओं का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, तो इंग्लैंड से भारत में क्या आ जाती है, इन वस्तुओं का आयात हो जाता है। तो ये व्यापारी का था। राजनीति के क्षेत्र में कैसे है महत्व इसका, आर्थिक भूगोल का। देखो, राजनीति को आर्थिक भूगोल के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि देश की आर्थिक व्यवस्था में क्या दोष है, देश आर्थिक विकास के किस स्तर पर है, और देश का संतुलित विकास कैसे संभव है, देश में संपत्ति का वितरण कैसा है, बेकारी कैसे दूर की जा सकती है, देश के आर्थिक विकास के किस प्रकार की रुकावटें हैं। इन सभी बातों का ज्ञान होने पर एक नेता शासन तंत्र को प्रभावित कर सकता है और एक कुशल राजनीतिक बन सकता है। अनुसंधान के क्षेत्र में भी महत्व है आर्थिक भूगोल का। कैसे महत्व है? देखो, आर्थिक भूगोल के अध्ययन से इन बातों का ज्ञान होता है कि कृषि, उद्योग, परिवहन, व्यापार से संबंधित किस किस क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याएं हैं, और जिनका समाधान वह अनुसंधानों के द्वारा कर सकता है। नियोजन के क्षेत्र में कैसे है? देखो, योजना बनाने के लिए आर्थिक भूगोल के अध्ययन से प्रत्येक देश की आर्थिक स्थिति का सही अंदाजा होता है, और एक योजनाकार यह निर्णय ले सकता है कि देश की प्राकृतिक संपत्ति का उचित उपयोग कहीं और कैसे हो सकता है। इसलिए वह इस प्रकार की योजनाएं देश के सामने रख सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा आर्थिक भूगोल के अंतर्गत कैसे महत्व है आर्थिक सुरक्षा का? देखो, आर्थिक भूगोल के ज्ञान का उपयोग किसी भी देश की सैन्य गतिविधियों को निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। आंतरिक सुरक्षा के लिए विभिन्न मांगों, संसाधनों, सामरिक महत्व के स्थानों की जानकारी आर्थिक भूगोल से ही प्राप्त होती है, और यहाँ तक कि शत्रु देशों के सैन्य बल का अनुमान भी वहाँ के आर्थिक भूगोल के अध्ययन से ही प्राप्त होता है। पर्यटन के क्षेत्र में कैसे महत्व है? देश के पर्यटन स्थलों का वैभव यहाँ के आर्थिक विकास का परिचायक होता है, और आर्थिक विकास का ज्ञान हमें आर्थिक भूगोल से प्राप्त होता है। तो आधुनिक युग में पर्यटन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। जनसाधारण के लिए क्या महत्व, यानी आम आदमी के लिए आर्थिक भूगोल का क्या महत्व है? आर्थिक भूगोल की हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है, क्यों नॉलेज लेनी पड़ती है, क्यों ज्ञान होना चाहिए आर्थिक भूगोल का आम इंसान को? तो देखो, आर्थिक भूगोल के अध्ययन से जनसाधारण को देशवासियों के रहन सहन का, खान पान का, वेशभूषा का, रीति रिवाजों आदि का ज्ञान होता है, और आर्थिक भूगोल बताता है कि वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करके किस प्रकार जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है।
तो ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया। इसकी 3 वीडियो हैं, 2 छोटी-छोटी पहले बना रखी हैं, एक ये बना रखी है, तो इसमें से 2 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। थैंक यू।